किस तरह के चार्ट हमको समझने हैं हम वो बात कर लेते हैं। हमको उस प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी सेंटिमेंट को समझना है। वैसे तो बहुत तरह के चार्ट होते हैं, जब हम लोग उसको देखेंगे तो वो एक लाइन चार्ट के फॉर्म में बनता है। लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग भाव दिखाता है, प्राइस एक्शन की थ्योरी, प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे। अपर विक्स ऊपर वाली, लोअर विक्स नीचे वाली। तो हम लोग कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में समझेंगे। अब अगर आप इसका नाम देखोगे मारुबोजू, ये काफी समय पहले बना था। आई थिंक जितना मुझे याद है 100-200 साल पहले की बात है। ये कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ इंक्लूड हो रहा है इसके पीछे, कुछ एक्सक्लूड हो रहा है इनमें से, लेकिन फिर भी नीचे जाके 130 से वापस ऊपर की छलांग मारी। असेट है जो भी, जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर ये इस तरह का कैंडल बनता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेशन नंबर 3 में। सेशन नंबर 3 में हम लोग आज क्या समझने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि चार्ट क्या होते हैं, हमको कौन से चार्ट को देखना है, वो चार्ट किस कैंडल से, किस पर्टिकुलर साइकोलॉजी से, किस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन से बनता है। फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर आने वाले 2-3 सेशंस में पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेशन नंबर 3 में आगे बढ़े उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेशन नंबर 2 में हमने क्या कवर किया था। सेशन नंबर 2 में बेसिकली हमने बात करी थी कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच में क्या गैप है। हमने ये बात करी थी कि हमारा मोटिव इतना है कि भाई हम लोग हमारा जो भी पैसा अर्न करते हैं नौकरी से या बिजनेस से, उसको मार्केट में इन्वेस्ट करके और अपने मनी को ग्रो करें, या हमारा जो भी कॉर्पस कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करके ग्रो करें। लेकिन अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर चैलेंजेस क्या होते हैं कि आपको एक तो बहुत लेंदी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन मॉडल्स आने चाहिए। अब ना तो हमारे पास में इतना टाइम है, ना हमारे पास में इतनी कैपेसिटी है कि भाई हम हमारा प्राइमरी सोर्स जो कमाई का है या जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी ऑक्यूपेशन है, उसको छोड़ के पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखें और उसके बाद में इन्वेस्टिंग करें। और फिर उसके अंदर चैलेंज ये आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप टाइमिंग नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो आपके पास डेटा आ रहा है वो हो सकता है कितना पुराना डेटा हो, उस डेटा का स्टॉक के अंदर डिस्काउंट हुआ नहीं हुआ, तो आप उसको टाइम भी नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास में इतना टाइम है नहीं, और इस पर्टिकुलर गैप को कवर करने के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ रहे हैं, उस स्टडी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब चार्ट क्या होते हैं, किस तरह के चार्ट हमको समझने हैं हम वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चार्ट होते हैं वो एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है बहुत सारे डेटा पॉइंट्स का। अब मार्केट के अंदर जो प्राइस होते हैं वो प्राइस बहुत तरह के प्राइस होते हैं, बहुत टाइप के प्राइसेस होते हैं। हमको उस प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है, हमको उस प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी सेंटिमेंट को समझना है। लेकिन उस प्राइस को समझने से पहले उस प्राइस को विजुअलाइज तो अच्छे से कर सके। जब हमारे को वो प्राइस एक प्रॉपर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में गिवन है, कहीं लिखा हुआ है 100 का शेयर बिका, कहीं लिखा हुआ है 100 का खरीदा, कहीं 150, अब ऐसा वो डायरी में रफली लिखा हुआ कहीं। अब क्या उस तरीके से आप लोग टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे या चार्ट स्टडी अच्छे से कर पाओगे? आई गेस नहीं कर पाओगे। अब देख लेते हैं कि मार्केट में प्राइस किस तरह के होते हैं और वो प्राइस किस तरह से हमको चार्ट में विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में जो सबसे पहला भाव होता है किसी भी प्राइस एक्शन का, वो होता है ओपनिंग भाव। किसी भी दिन, किसी भी पीरियड में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस की शुरुआत होती है जहां पे भाव खुले। जैसे आप अगर अब मंडी का एग्जांपल लें और आज मंडी में मान लो चावल या गेहूं की लेन देन हो रही है, तो वहां पे अगर मान लो चावल किसी एक प्राइस पे खुल रहा है तो वो प्राइस ओपनिंग प्राइस कहलाता है कि आज पहली बार ये चावल इतने रुपए में बिका। फिर उसके बाद में आता है लो, कि आज पूरे दिन में चावल सबसे सस्ता इस भाव में बिका, वो होता है लो। और उसके बाद में होता है हाई, कि सबसे महंगा आज पूरे दिन में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मेरा वो इस रेट में बिका। लेकिन फाइनली जाते जाते जब हमने अपना काम बंद किया, अपनी दुकान मंगल करी, तो हमारा लास्ट जो माल बिका वो इस रेट में बिका। अभी जो 4 तरह के भाव होते हैं, यही भाव अब चार्ट में छपते हैं और यही चार्ट हमको इन चारों भावों की जो साइकोलॉजी होती है वो स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो चार्ट का हमने देख लिया कि चार्ट हमको किस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पॉइंट को एक जगह मिला के एक स्ट्रक्चर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, जिससे हमको देखने में और उसको समझ के फाइनल डिसीजन लेने में बड़ी हेल्प होती है। लेकिन अब ये देख लेते हैं चार्ट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला चार्ट होता है आपका, वैसे तो बहुत तरह के चार्ट होते हैं, लेकिन मेजर जो चार्ट है जिनके बारे में आप लोग यूजुअली सुनते होंगे या सुनोगे आने वाले समय में, वो चार्ट ऐसे होते हैं। सबसे पहला होता है आपका लाइन चार्ट, फिर होता है आपका बार चार्ट एंड देन कैंडलस्टिक चार्ट, जिसको हम लोग पकड़ के चलने वाले हैं। लेकिन क्यों इसको पकड़ के चलने वाले हैं, क्यों ये दोनों नहीं पकड़ के चलने वाले हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं। अब जो लाइन चार्ट होता है, मैं आपको एक बार इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं कि लाइन चार्ट दिखने में कैसा होता है। तो लाइन चार्ट दिखने में बिल्कुल सीधा सीधा होता है। जब हम सारे क्लोजिंग भाव को मिला देते हैं और जोड़ देते हैं तो वो हमारे सामने एक लाइन चार्ट बन जाता है। लेकिन लाइन चार्ट की जो कंस्टेंट होती है वो सिर्फ उसमें क्लोजिंग भाव दिखता है। अब जैसे इस केस में देख लो, अभी ये जो चीज हाईलाइट हो रही है ये इसका क्लोजिंग भाव है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर दिन में या इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भाव दिख रहा है वो है 180 पे क्लोज हुआ है। लेकिन हम लोग इससे ये नहीं पता लगा
लगा सकते कि ये ओपन किस पे हुआ होगा, इसका हाई कितना गया होगा और इसका लो कितना गया होगा। लेकिन अगर अपन बार चार्ट की बात करें, जो बार चार्ट हमारा दूसरा फॉर्म है, उसमें हम लोग को ये सब चीजें समझ में आ सकती है। अब देखो, ये बार चार्ट के अंदर जो इसकी शेडो होती है, जिसको हम लोग विक्स भी बोलते हैं, ये जो बार चार्ट की शेडो है, उसका जो हेड है और जो टेल है, वो आपको दिखा रहा है कि इसका हेड कितना हाई है और इसका लो कितना, इसका जो टेल है वो कितना लो है। वो आपको हाई एंड लो प्राइस का इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर इसका ओपन ओपन और क्लोज देखना है तो इसकी ब्रांचेस को अपन को देखना पड़ेगा। अब अगर इसकी जो आप राइट ब्रांच देख रहे हो, वो ब्रांच ओपन को डिनोट कर रही है, और वही इसकी अगर लेफ्ट ब्रांच को देखोगे, वो उसको क्लोज को डिनोट कर रही है। अब अगर आप जितने भी सारे बार चार्ट को मिला दोगे, उसका एक बार चार्ट का वो बनता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को, अगर मान लो इसका क्लोजिंग इसके ओपनिंग से ज्यादा होता तो ग्रीन चार्ट बनता है, ग्रीन बार बनती है, जैसे आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। लेकिन अगर इसका ओपन इसकी क्लोज से ज्यादा होता तो रेड बार दिखती। इसको समझने के लिए ऐसे देख लेते हैं, अगर मान लो मेरा भाव आज 100 पे ओपन हुआ लेकिन क्लोज 120 पे हुआ, इसका मतलब तेजी का चार्ट है, तेजी का कैंडल है या तेजी का बार है, तो वो 20 रुपए ऊपर बंद हुई है, इसलिए उसको अपन ग्रीन का संकेत देंगे। अगर वही चीज उल्टी होती, 120 पे खुली होती लेकिन जाते जाते 100 पे बंद हुई होती, तो वहां पे रेड कलर का बार बनता। और इसको अपन चार्ट पे भी देख लेते हैं कि कैसा दिखता है ये। अब ये देखिए, ये हमारे स्क्रीन पे बार चार्ट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये रेड चार्ट डिनोट कर रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो नीचे गिरा है, यानी कि ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है। और उसी के अगेंस्ट हमारा जो ग्रीन बार है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि प्राइस नीचे खुला था और बंद ऊपर हुआ है। लेकिन बार चार्ट आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर अपन इसको कैंडल स्टिक के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं तो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन और इंप्रूव हो जाता और दिखने में अच्छा लगता। और वो कैसे, अभी आपके सामने देखो, ये स्क्रीन के सामने आपका कैंडल स्टिक बन रहा है। तो अब ये देखो, कैंडल स्टिक के फॉर्मेट में हमने ये देखा, बार के केस में भी जो उसका हेड होता है, टेल होता है, वो हाई एंड लो को डिनोट करता है। सेम कैंडल के स्टिक में भी जो इसका शेडो होता है, इसको शेडो बोलते हैं, इसको विक्स बोलते हैं, ये जो पतली सी डंडी बीच में दिख रही है, ठीक है। और इस विक्स का हाई और लो इसके हेड और टेल को डिनोट करता है। और जो इसका ओपन एंड क्लोज है, वो बीच में कैंडल के शेप का एक बॉडी बनता है, और उस बॉडी को और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये शेडो है, इसको विक्स बोला जाता है। अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसको अपर विक्स बोलते हैं, इसको नीचे की तरफ है तो लोअर विक, और इसको लोअर शेडो और अपर शेडो भी बोला जा सकता है। सिमिलरली ये जो कैंडल शेप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसको अपन बॉडी बोलते हैं, और ये कैंडल स्टिक फॉर्म है। मेरे को नहीं, मतलब यूजुअली अगर आप देखोगे तो कैंडल स्टिक जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में और विजुअली समझने में काफी इजी और काफी अच्छा लग रहा है। और इसको अपन ये भी देख लेते हैं कि चार्ट, इसकी जो सारी कैंडल स्टिक्स को मिला के चार्ट किस तरह से दिखते हैं वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो कैंडल स्टिक शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये सारी कैंडल स्टिक्स को मिला के अगर आप देखो तो एक प्रॉपर कैंडल स्टिक चार्ट आपके सामने दिख रहा है। अब जो रेड कैंडल है, अगेन जैसे हमने बार चार्ट में समझा कि जैसे रेड बार होता है, इसका मतलब प्राइस ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ। रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि मंदी का बाजार है, ओपन ऊपर होके नीचे क्लोज हुआ। सिमिलरली ग्रीन जो होता है वो आपका तेजी का बाजार शो करता है, ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। तो हमने अभी अपने तीनों चार्टों के बारे में समझ लिया कि लाइन चार्ट के क्या प्रॉब्लम होते हैं। लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग भाव दिखाता है, उससे हार्डली आप एक ट्रेंड को जज कर सकते हो, उसके अलावा और कोई हेल्प नहीं करेगा। एक ब्रॉड ट्रेंड पता पड़ जाएगा कि भाई अगर लाइन ऊपर की है तो एक दिख रहा है कि ट्रेंड ऊपर का है, हर दिन भाव ऊपर की तरफ बंद हो रहा है, उससे आप ट्रेंड को मोटा मोटी एक ब्रॉड ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन उससे आप प्राइस एक्शन की थ्योरी, प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे। लेकिन बार चार्ट आपको वो प्राइस एक्शन की थ्योरी और साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करेगा, लेकिन उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ज्यादा क्लियर नहीं है, वो ज्यादा दिखने में सही नहीं लगता। तो हम लोग उसको भी यूज नहीं करके कैंडल स्टिक को यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे को एक अच्छा विजुअल भी दिख रहा है और उसके अंदर की सारे प्राइस एक्शन के या फिर जो भी टाइप के प्राइस है वो सब छप रहे हैं। फिर हमने अभी ये देख भी लिया कि कैंडल स्टिक के पीछे की बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जो कैंडल स्टिक के बीच का एक स्टिक होता है जो हमने देखा, वो स्टिक क्या होता है, वो स्टिक उसका शेडो होता है, उसको हम लोग विक्स भी बोलते हैं। जैसे हम लोग एक मोमबत्ती के बीच में उसकी बत्ती होती है,
वैसे ही इस कैंडलस्टिक के बीच की बत्ती को शैडो और विक्स कहा जाता है। अपर विक्स ऊपर वाली, लोअर विक्स नीचे वाली। तो हम लोग कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में समझेंगे जिसके पीछे के कोई सेंटिमेंट और साइकोलॉजी का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, एक अपनी कहानी होती है, और उस कहानी का आने वाले फ्यूचर में कुछ एंटिसिपेशन भी होता है। तो हम लोग कुछ ही कैंडलस्टिक्स समझेंगे, हर कैंडलस्टिक्स का मतलब नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं मारुबोजू कैंडल। अब अगर आप इसका नाम देखोगे मारुबोजू, ये एक तरह से जापानीज नेम है। जो हमारा चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट है वो एक जापानीज बंदे ने बनाया था। कोई चावल का ट्रेडर था और उस चावल के ट्रेडर को डेली अपने बही खाते में भाव तोल की लिखावट करनी पड़ती थी। लेकिन उसने उस भाव तोल के पीछे अपना एक निकाला कि यार डेली भाव ओपन हो रहा है कहाँ, क्लोज हो रहा है कहीं, हाई जा रहा है कहीं और लो जा रहा है कहीं, और उसने इन सारे चारों भावों को मिला के कैंडलस्टिक के फॉर्म में बनाने की कोशिश करी और उसको स्टडी करने की कोशिश करी। ये काफी समय पहले बना था, आई थिंक जितना मुझे याद है 100-200 साल पहले की बात है ये। लेकिन जब से ये चार्ट बना है उसके बाद में आज तक कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ इंक्लूड हो रहा है इसके पीछे, कुछ एक्सक्लूड हो रहा है इनमें से। जैसे कि हर चीज होती है, हर चीज में इनोवेशन होता है और वो इनोवेशन इंप्रूव करता है स्टडी को और किसी न किसी की रिसर्च को। वैसे ही मारुबोजू कैंडल के पीछे हमारे एक जापानीज ट्रेडर का हाथ था इसको बनाने के पीछे। और मारुबोजू का मतलब क्या होता है? मारुबोजू का मतलब होता है गंजा जिसके बाल नहीं हो। तो वैसे ही जैसे मारुबोजू का मतलब हुआ कि गंजा जिसके बाल नहीं हो, उसका मतलब कैंडल से भी वैसे ही निकालेंगे कि उस कैंडल का कोई बाल नहीं होना चाहिए। अब इस कैंडल के बाल होते हैं इनके विक्स, ये देखो इनके विक्स जो होते हैं ये। तो अगर किसी कैंडल का या तो बाल नहीं होना चाहिए या हो तो बिल्कुल एक या दो बाल, जैसे हमारे वो छोटा भीम के राजू होते हैं ना, उसके जैसा बाल होना चाहिए। तो अगर वैसा बाल है तो भी हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन एक तरफ, अब देखो मोरूबोजू कैंडल के भी क्या होता है ना कि ऐसा नहीं हो कि आपके एक ही कैंडल में दोनों तरफ बाल निकल रहे, नहीं, इसका बाल या तो ऊपर होगा या नीचे निकलेगा। अगर बाल ऊपर है तो ये नीचे से गंजा है, अगर नीचे से गंजा का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला पॉइंट हो गया ओपन, तो ये ओपन मारुबोजू। सिमिलरली इसका बाल नीचे है लेकिन ऊपर से गंजा है तो ये क्लोजिंग मारुबोजू, ऊपर होता है क्लोजिंग का भाव। इसको अपन विजुअली समझने की कोशिश करते हैं, ये हो गया थ्योरेटिकली। अब देखो सुबह सुबह भाव खोला 110 पे, ऊपर जाता ही गया 150 पे गया, फिर नीचे आया, लेकिन फिर भी नीचे जाके 130 से वापस ऊपर की छलांग मारी और फाइनली वो 210 पे बंद हुआ। अब जब इतनी शानदार तेजी है, 110 का भाव 210 पे बंद हुआ है, अब ये मान लो किसी 1 महीने 2 महीने 5 महीने 1 साल का टाइम फ्रेम भी हो सकता है, लेकिन देखने में समझ में आ रहा है कि ये डबल पे आके क्लोज हुआ है। तो ओपन हुआ 110 पे, हाई गया 210, और इनफैक्ट इसका जो क्लोजिंग है वो भी 210 है और जो इसका लो है वो 110, यानी कि इसका क्लोज एंड हाई, ओपन एंड लो दोनों एक ही जगह पे है। तो ये हमारी बन गई मारुबोजू कैंडल, और इस मारुबोजू कैंडल को हम लोग बोलते हैं मारुबोजू फुल। सिमिलरली अगर अपन देखना चाहें कि मारुबोजू ओपन क्या होती है, तो ओपन ये होती है कि खुला तो 110 पे, ऊपर गया 210 पे, लेकिन 10 रुपए नीचे आके बंद हुआ 200, तो उसको भी अपन मारुबोजू कैंडल मान सकते हैं कि इतनी तेजी है कि नीचे जाने का सवाल ही नहीं हो रहा है। जहां ओपन हुआ वो ओपन तो छोड़ो, वो ऐसा भागता जा रहा है, सीधा डबल हुआ। तो ये जो होता है ना, ये हाई इंडिकेशन होता है एक अच्छी कैंडल का। ये एकदम क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्लियर कन्विक्शन है इस कैंडल से कि ये तेजी का असेट है। जो भी जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर ये इस तरह का कैंडल बनता है, वो हम लोग उसको तेजी का कैंडल बोला जा सकता है। सिमिलरली देखो ये हो गया हमारा मोरुबोजू क्लोज, कि खुला 110 पे, गया 120, लेकिन फिर उसकी सेलिंग आई, तो इसकी सेलिंग गई 100 110 के आसपास की। लेकिन वहां से बड़े आदमी ने, बड़े हाथ ने, स्मार्ट मनी ने खरीदना शुरू करा, करता गया, वहां से खरीदना शुरू करता गया। उसको 160 में भी उसने खरीदा, फिर वो नीचे गिरा 140 में, लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक करे, लेकिन बड़ा आदमी खरीदता चला गया। सेम उसके बाद में 190 तक गया, 190 में फिर लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक करे, जिनको लग रहा था कि यार बहुत तो भागे जा रहा, अपन चलो प्रॉफिट बुक करें। हमारे जैसे, आपके जैसे जो रिटेलर्स होते हैं जिनको समझ ही कुछ नहीं होती, वो बेचते चले जाएगा। लेकिन बड़ा आदमी, उसको कुछ ना कुछ दिख रहा है, उसको उसके पीछे का कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए वो खरीदता गया और उसने टान के खड़ा कर दिया 210 पे 110 का शेयर। और ये हमारी हो गई मोरुबोजू क्लोज। अब इसको अपन चार्ट में भी देखते हैं कि चार्ट में कैसे दिखती है मोरुबोजू क्लोज। ये ट्रेंड समझने की कोशिश करें तो देखो इसका ट्रेंड नीचे का है, ठीक है। यहाँ पे इसका ट्रेंड, कंपनी का शेयर जो है वो नीचे गिर रहा है, या जो भी है ये भाव। ये बन गई इसकी शानदार सी मोरुबोजू कैंडल, और इस मोरुबोजू कैंडल ने तान के खड़ा कर दिया ऊपर शेयर को अच्छा खासा भाव पे। तो ये इस तरह की जो कैंडल होती है, इस मोरुबोजू कैंडल को हमको चार्ट में
देखना है, इसको वेटेज देनी है, इसको समझना है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, ये हमने बात करी बियरिश मोरुबोजू, सॉरी बुलिश मोरुबोजू कैंडल। अब अगर बियरिश मोरुबोजू कैंडल होती है, उसमें भी सेम संकेत देते हैं, वो भी हाईली बियरिश होती है, वो क्लियर क्लियर संकेत देती है कि कितनी बिकवाली आ रही है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मोरुबोजू कैंडल क्या होती है। अब ये देखिए, शेयर 210 से शुरू हुआ और 110 पे आके नीचे खत्म हुआ। इसने शुरू किया था 210 पे, इसने लो मारा 110 के आसपास का, और वहीं आके उसने क्लोज कर दी अपनी कहानी। यानी कि हाई और ओपन 210 से शुरू करी और क्लोज आके नीचे करी 100 110 पे, और ये हमारी बन गई आपकी बियरिश मोरुबोजू कैंडल। अगेन उसमें जो स्टिक होती है, सेम कैंडल स्टिक का जो हमने बॉडी स्ट्रक्चर समझा था, स्टिक का हेड होता है हाई, टेल होता है लो, और ये जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर बना एकदम लाल कलर का स्टॉप वाला, इस शेयर के अंदर बिकवाली मंदी शुरू हो चुकी है। मोरुबोजू, जो बियरिश मोरुबोजू फुल कैंडल है, इसी की तरह बियरिश मोरुबोजू ओपन कैंडल भी होती है। अब ओपन कैंडल का मतलब क्या हुआ? ओपन कैंडल का मतलब हुआ ये जो एरिया है, ये एरिया इसका गंजा है, तो यहां इसने ओपन किया, ओपन वाला गंजा एरिया, क्लोज इसने किया है बाल वाला, तो ये यहां से मोरुबोजू नहीं है, यानी यहां से गंजा नहीं है। सिमिलरली क्लोजिंग मोरुबोजू, जब शेयर आया ऊपर से क्लोज यहाँ किया, तो ये हो गई इसकी क्लोजिंग मोरुबोजू। लेकिन ये जो क्लोजिंग मोरुबोजू है, इसमें जो ये इस तरफ है, एक तरफ इसका बाल है, ठीक है। इसको ये जितने भी बियरिश मोरुबोजू या बुलिश मोरुबोजू में क्लोजिंग और ओपनिंग के पैटर्न बनते हैं, वो इतने मतलब उसका इम्पैक्ट फुल बॉडी से के जितना नहीं होता, लेकिन हाँ उसको भी वेटेज देनी चाहिए, ठीक है। अभी इसको अपन चार्ट में भी देख लेते हैं क्या क्या सिस्टम है इसका। अब ये देखिए नीचे का चार्ट है, यहां इसने मोरुबोजू कैंडल बनाई और फिर वापस कहानी नीचे के लिए कंटिन्यू होती चली गई। यहां पर भी देखो इसने मोरुबोजू कैंडल बनाई थी इस जगह, फिर इसने नीचे गया और ये आके नीचे बंद हो रहा है। ये देखो फिर टर्न दिया शेयर को नीचे, ये यहां से पटक दिया इसने शेयर को, ठीक है। तो मोरुबोजू कैंडल जो होती है, वो ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है, वो ट्रेंड को, उसके अंदर बहुत ताकत होती है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है। अब अपन समझ लेते हैं कि मोरुबोजू कैंडल को कहाँ देखना है, उसका किस पर्टिकुलर एरिया में क्या यूसेज है, वो बात कर लेते हैं। अब मोरुबोजू कैंडल का देखो, दो मोरुबोजू है, मारुबोजू बुलिश और बियरिश। अब बुलिश मारुबोजू अगर अब ट्रेंड में बन रही है, ट्रेंड ऊपर का, मारुबोजू बन गई, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूशन का संकेत है, वो वापस ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन मान लो अगर ट्रेंड नीचे का है और बुलिश मारुबोजू बन गई हरे रंग की, ग्रीन कलर की बुलिश मारुबोजू बन गई, तो वो ट्रेंड को रिवर्स करके ट्रेंड को वापस ऊपर की तरफ ले जाएगा। और इसका उल्टा बियरिश मोरुबोजू में क्या, अगर ट्रेंड नीचे का है, लाल कलर की कैंडल बन गई बियरिश मोरुबोजू, तो वो ट्रेंड को वापस नीचे ही ले जाएगी, वो ट्रेंड कंटिन्यूशन का संकेत होता है। सिमिलरली अगर ट्रेंड ऊपर का है और वहां लाल रंग की मोरुबोजू कैंडल बन गई बियरिश वाली, तो वो ट्रेंड को रिवर्स कर देगी। इसको विजुअली समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो ट्रेंड ऊपर का है, अब बीच में बन गई आपकी मोरुबोजू कैंडल, और ये मोरुबोजू कैंडल ने आपके ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन। अगर ट्रेंड नीचे का होता और फिर यहाँ पे मोरुबोजू कैंडल बनती, तो ये ट्रेंड को चेंज करके ट्रेंड रिवर्स कर देती, और ये होता है ट्रेंड रिवर्सल। अब जो कि हमने यहाँ पे आके मोरुबोजू कैंडल को अच्छे से समझ लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं किसी भी चार्ट में मारुबोजू कैंडल देखें और ट्रेड लेना शुरू कर दें, नहीं। उसके साथ में हमको बहुत सारी चीजों को और जोड़ के देखना पड़ेगा, लेकिन मारुबोजू कैंडल को हम लोग को देखना आना चाहिए, हमको चार्ट पे प्रैक्टिस करना आना चाहिए, हमको उसको आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ तक आके समझ चुके हो, तो अपने चार्ट खोलो, चार्ट में देखो कहाँ मारुबोजू है, क्या वो ट्रेंड को चेंज कर रहा है, क्या जैसा हमने यहाँ बात करी उसका इम्पैक्ट वहां पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको ट्रेड नहीं लेना है अभी सिर्फ मारुबोजू कैंडल पे, बस आपको समझना है कि जो हमने यहाँ पे बात करी क्या सच में वो चार्ट में चीजें दिख रही है। मैंने आपको एक एक चार्ट पे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, आप खुद से अपने जितने भी, आप एक दिन में 3 से 4 चार्ट की प्रैक्टिस करो और इस तरह की कैंडल को आइडेंटिफाई करके समझने की कोशिश करो, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ये चीजें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पिनिंग टॉप और डोजी की। स्पिनिंग टॉप और डोजी जो कैंडल होती है, उसका जो शेप होता है, आपने वो देखा है, वो जो हम लोग बचपन में वो खेलते थे, धागा और उसके बीच में एक प्लास्टिक का वो होता था, इस तरह से उसमें करते थे और वो मूव करता था, वो उस तरह का शेप होता है, जिसकी बॉडी पतली होती है लेकिन शेडो ज्यादा होती है, स्पिनिंग टॉप और डोजी का। अब इस कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है, इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। अब देखिए ये चार्ट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आके जहां खुला वहीं बंद हो गया, या लगभग उसके आसपास आके बंद हो गया। पूरे दिन में चार्ट ने, पूरे दिन में या पूरे महीने या एक साल में देखो, 130 से चार्ट 210 की चाल ले गया।
यानी कि लगभग लगभग 50% की चाल दी, लेकिन फिर नीचे आके 70 पे बंद हुआ। बंद नहीं हुआ मतलब 70 तक की यात्रा करके फिर वापस बंद वहां पे हुआ जहां पे इसने शुरू किया। तो इसका मतलब क्या कि बायर और सेलर मिलके ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बाजार को कहां ले जाए, और उस इस इन डिसीजन से हमारी जो कैंडल बनती है वो बनती है स्पिनिंग टॉप। ये होती है स्पिनिंग टॉप। उसका जो शेडो है वो हाई और लो को डिनोट कर रहा है, और जो उसका बॉडी है वो ओपन एंड क्लोज को डिनोट कर रहा है। स्पिनिंग टॉप और ये जो डोजी टाइप की जो कैंडल होती है, इनके कलर पे हमको नहीं जानना, इनके कलर से कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, इनके शेप से सिग्निफिकेंस होता है। सेम आपका जो डोजी होती है उसको भी देख लेते हैं अपन। अब ये देखो डोजी 140 210 पे गई, फिर 70 80 पे आया भाव, लेकिन बंद फाइनली हुआ 140 पे। तो यहाँ इसने बना दी डोजी। अब ये देखो ये डोजी बन के तैयार हो गई। तो ये जो कैंडल्स होती हैं ये इनडिसीजन का साइन होती हैं। इनसे बायर और सेलर, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो बिहेवियर होता है वो ये बताता है कि बायर और सेलर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बाजार को हमको कहाँ ले जाना है। तो हमने यहाँ बात कर ली कि डोजी क्या होती है। अब डोजी का जो, देखो डोजी का हमारे को कोई यूज तो नहीं है, लेकिन डोजी से हम क्या समझ सकते हैं। देखो डोजी से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई ऊपर का ट्रेंड है, तो कई बार क्या होता है ना कि कोई भी चीज नाक की सीध में नहीं चलती है, करेक्शंस के साथ चलती है। करेक्शन आना बहुत जरूरी भी होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि करेक्शंस की क्या मायने होते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग ये देख लेते हैं कि जब भी कोई चीज ऊपर चलती है या जब भी कोई चीज नीचे चलती है, कहने का मतलब कि जब भी कोई चीज किसी ट्रेंड में होती है तो वो करेक्शन के साथ चलती है, और जो करेक्शन वाला पीरियड होता है वो इस तरह की कैंडल्स को फॉर्म करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो शेयर ऊपर है, अब वहां पे अगर मान लो डोजी टाइप की या स्पिनिंग टॉप की करेक्शंस, ये कैंडल्स बनती हैं, तो वो कैंडल्स जो होती हैं वो ये दिखाती हैं कि यार हम लोग करेक्शन कर रहे हैं, हमको कहाँ जाना है हमको ये अभी नहीं पता, हम लोग इनडिसीजन के फॉर्म में है। आगे चल के फिर उसका कोई मूवमेंट बनता है ऊपर या नीचे का तो वो डिसाइड होता है। लेकिन इसके मायने ऐसे निकालने हैं कि जब भी कोई डोजी टाइप की या स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल्स बने, तो वहां हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि वहां हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, या हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ डिसीजन नया हो सकता है आए। तो हमको वहां पे अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, और कोई हमको एक्शन नहीं लेना है, बस हमको हमारी आंखें खुली रखनी है इन कैंडल्स के बाद में कि इनके बाद में क्या हो रहा है। आइए इसको अपन चार्ट में भी देख लेते हैं कि कैसी होती है दिखने में। अब देखिए ये बन गई आपकी स्पिनिंग टॉप की करेक्ट कैंडल। अब ये ट्रेंड नीचे का है, अब यहाँ स्पिनिंग टॉप टाइप की इसने कैंडल बनाई, लेकिन इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया नीचे ही। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप ने इंडिसीजन लिया, लेकिन बाद में जाके ट्रेंड ने वापस ट्रेंड कंटिन्यू किया। उसके बाद में देखना अभी दोबारा एक स्पिनिंग टॉप का कैंडल आएगा यहाँ पे। अब ट्रेंड देखो ऊपर का हो गया, चेंज हो गया ट्रेंड। अगर आप देखो तो ये स्पिनिंग टॉप आ गया। अब स्पिनिंग टॉप आ गया, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये इनडिसीजन में है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, और ये समझ नहीं आ रहा, और ये देखो भाव हो गया नीचे। तो पहली कैंडल जो हमने देखी स्पिनिंग टॉप की, उसमें उसने ट्रेंड कंटिन्यू किया, भले इनडिसीजन था, भले नहीं पता था उस पर्टिकुलर फ्रेम में, लेकिन उन्होंने बाद में जाके ट्रेंड को कंटिन्यू ही किया नीचे की तरफ। लेकिन जो दूसरी हमारी स्पिनिंग टॉप की कैंडल थी उसमें हमने ये देखा कि ट्रेंड ऊपर का था, लेकिन स्पिनिंग टॉप एक इनडिसीजन साइकोलॉजी, एक इनडिसीजन बिहेवियर दिखा बायर एंड ट्रेडर का, और वो इनडिसीजन ने बाद में ये डिसाइड किया कि हम लोग ट्रेंड को नीचे ले जाएंगे, ऊपर कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो हमने इस पूरे करिकुलम में कैंडल के बारे में, मारूबोजू कैंडल, स्पिनिंग टॉप, डोजी, इनके बारे में बात करी, उनके पीछे की साइकोलॉजी समझी। मारूबोजू कैंडल किसी भी दिशा में सबसे वेटेज हाई इंपैक्टफुल हाई इन्फ्लुएंसिंग कैंडल होती है। अगर वो ऊपर के भाव अगर वो ग्रीन बनी है मारूबोजू, तो इसका मतलब बाजार बड़ा तेजी का संकेत दे रहा है। अगर वो नीचे बनी है लाल रंग की, तो बाजार बड़ा मंदी का संकेत दे रहा है। वहीं हमने अभी भी बात ये बोल के खत्म करी कि स्पिनिंग टॉप और डोजी जो कैंडल होती है वो इंडिसीजन की कैंडल होती है। वो डिसीजन फिलहाल नहीं लेती, लेकिन वो आने वाले ट्रेंड में लेती है। तो हमको वहां पे कॉशियस होना पड़ेगा, वहां पे हमको सतर्क रहना पड़ेगा कि वो क्या डिसीजन लेती है, और उस हिसाब से हमको हमारी चाल पकड़नी है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, अगर हमने बात करना शुरू किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाते ही कैंडल स्टिक के ट्रेडे लेना शुरू कर दो। कैंडल स्टिक के साथ साथ बहुत और चीजें होती हैं जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और फिर बाद में जाके ट्रेड लेंगे। लेकिन आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता, आपको जाके अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चार्ट खोल खोल के देखने पड़ेंगे, आपको ये जो कैंडल्स हमने बात करी उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई डाउट आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल मैं इसको मोरूबोजू मानूं
इस कैंडल को मैं स्पिनिंग टॉप मानूं नहीं मानूं, तो आप मुझे मेल करके मुझे रीच आउट कर सकते हो। जितना कोशिश होगा मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर कोशिश रही तो हम लोग वेबिनार या किसी प्रकार के मीटिंग रूम में मिलके हम लोग लाइव इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं भी अच्छे से अच्छे एफर्ट डाल पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ध्यान रखिए अपना।